दसम वर्ग के हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक पाठ पर विचार करेंगे, जो कमलेश्वर की रचना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित कमलेश्वर का जन्म 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास करने के उपरांत इन्होंने दूरदर्शन विभाग के महानिदेशक के पद पर कार्य किया। कमलेश्वर आधुनिक युग बोध के साहित्यकार थे। उन्होंने मानवीय समाज की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। मानवतावाद, नारी उत्पीड़न, बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं को इन्होंने सजीवता के साथ अपनी रचनाओं में उकेरा है। साथ ही इन्होंने सामाजिक राजनीतिक बुराइयों पर भी व्यंग किया है। जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक पाठ एक व्यंग्यात्मक रचना है, जिसमें भारतीय राजनेताओं, पत्रकारों, सरकारी कर्मचारियों एवं कलाकारों इत्यादि समाज के अन्य वर्ग के लोगों पर भी सटीक और तीक्ष्ण व्यंग किया है। इसमें नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थी। उनके भारत आगमन का समाचार संपूर्ण देश में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पल भर में फैल गया। महारानी एलिजाबेथ उसी इंग्लैंड की थी जिसने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर युगों युगों तक शोषण किया था। महारानी के आने के निमित्त तरह तरह की तैयारियां होने लगी। अखबारों में विशेष रूप से उनके कपड़ों, खान पान आदि की तैयारियों की खबरें फैलने लगी। जासूसों के भारत पहुंचकर उनकी सुरक्षा की तैयारियों की जांच करने की योजनाएं बनने लगी। अखबारों में छपा कि रानी के लिए 400 पाउंड का हल्का नीला सूट बनवाया गया है, जो भारत से मंगवाए गए रेशम का है। लेखक व्यंग करते हुए कहा कि रानी के साथ आने वाले रसोई और अंगरक्षकों की क्या, उनके कुत्तों तक की जीवनी अखबारों में छप गई। उनके स्वागत के निमित्त दिल्ली में तरह तरह की तैयारियां होने लगी। दिल्ली का काया पलट हो गया। दिल्ली की इमारतें नाजनीनों की तरह सज कर दिखने लगी। सिर्फ एक ही कमी रह गई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। इस नाक की लंबी कहानी है। इसके लिए संघर्ष होते रहे। कुछ लोग नाक हटाने के पक्ष में थे तो कुछ नाक रखने के पक्ष में। नाक रखने वाले दिन रात पहरा दे रहे थे और नाक हटाने वाले हटाने की ताक में। भारत में तो जगह जगह ऐसी बहुत सी नाकें थी जिसे हटा हटा कर अजायब घर पहुंचा दी गई थी। कहीं कहीं तो साड़ी लाटों के नाक के लिए युद्ध भी होता रहा। यह बात तो आज की राजनीति में भी दिख पड़ रही है। वीर सावरकर बंधुओं की त्याग, बलिदान और वतन प्रेम की कोई दुहाई देने में लगा है तो कोई उसे अंग्रेजों की खिदमत साबित करने पर तुला हुआ है। ऐसा कर कोई वतन के वीर पूर्वजों का मान बढ़ा रहा है तो कोई पूर्वजों का मान घटाकर अंग्रेजी हुकूमत को श्रेष्ठ साबित करने पर तुला हुआ है। इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। उसकी नाक तोड़ने के लिए अनेक दलों में नोक-झोंक होती रही। पहरेदारों के बावजूद एक दिन मूर्ति की नाक टूट गई। भारतीय राजनेता दुखी थे कि रानी भारत आएंगी और देखेंगी कि उनके पति की नाक गायब है तो वे क्या सोचेंगी। भारतीय राजनेताओं का मानना था कि यदि मूर्ति की नाक नहीं लगाई गई तो हमारी नाक कट जाएगी। सर्वसम्मति से एक कुशल मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने कहा, ऐसा पत्थर मिल जाए तो नाक लग जाएगी। अधिकारियों ने कलर को बुलाया और उसे कहा कि वह पुरातत्व विभाग की फाइल चेक कर बताए कि मूर्ति कहाँ से बनवाकर मंगाई गई थी। पर कलर घबराते हुए कहा, मेरी गुस्ताखी माफ़ की जाए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यह सरकारी कर्मचारी पर लेखक का तीक्ष्ण व्यंग है। सभी अधिकारी निराश हो गए, सभी राजनेता निराश हो गए। मूर्तिकार निराश राजनेताओं और अधिकारियों को देखकर कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं पहाड़ी प्रदेश का दौरा करूंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। सभी प्रसन्न हो गए। मूर्तिकार दौरा पर निकला। देश के प्रत्येक पहाड़ों और खानों का दौरा किया। चप्पा चप्पा छान मारा पर पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें, दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि बाल डांस हिंदुस्तान में मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिला। इस प्रकार लेखक ने राजनेताओं पर भी व्यंग किया है। पत्थर न मिलने के कारण सभी उदास थे। तभी कलाकार के चेहरे पर चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई।
उनका आदेश हुआ तो चपरासी के द्वारा दरवाज़ा बंद किया गया। तब मूर्तिकार ने कहा, अपने देश में अपने नेताओं की अनेक मूर्तियां हैं। जिस नेता की मूर्ति की नाक ठीक बैठती है उसे उतार ली जाए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी जाए। सबकी आंखों में खुशी की लहर तैरने लगी, पर सभापति ने आहिस्ते से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार फिर दौरे पर निकला। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई, रवि बाबू, नेताजी, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय इत्यादि की नाक टटोली, पर सबकी नाकों की नाप ली, पर सबकी नाक बड़ी निकली। यह बात सुनकर सभी हताश होकर झुंझलाने लगे। तभी मूर्तिकार ने 1942 में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की बात कही और वहां पहुंचा, पर उनकी भी नाक बड़ी थी। दिल्ली में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, पर नाक नहीं थी। ऐसी स्थिति में रानी का स्वागत करना अपनी नाक कटवाने जैसा था। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, पर हार मानने वाला कलाकार नहीं था, इसलिए वह बार बार सभा में उपस्थित हो रहा था। उसने सुझाव दिया कि नाक का मसला हल हो जाएगा। देश की आबादी 40 करोड़ है, इसमें से एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। थोड़ी कानाफूसी के बाद कलाकार को स्वीकृति दे दी गई। अखबारों में खबर छपी कि पंचम की नाक लगाई जा रही है। पहरेदार नियुक्त किए गए। मूर्ति के आसपास का पानी सुखाकर ताज़ा पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक सूखे नहीं। जनता को यह बात नहीं बताई गई। कमेटी से कलाकारों को मदद मिल रही थी। आखिरकार मूर्ति पर नाक लग गई, पर उस दिन कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, फीता नहीं काटा गया, किसी को पुरस्कृत नहीं किया गया, कोई बात अखबार में नहीं छपी। लेखक ने कहा कि एक नाक ही की तो बात थी, वह भी बूथ के लिए। फिर माहौल इतना गमगीन क्यों था? क्योंकि ये लोग क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर अपने मुल्क की, अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा को समाप्त कर वतन के दुश्मनों की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु आतुर थे। साथ ही लेखक ने इस रचना के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि इस देश के नन्हे बच्चे भी समाज और राष्ट्र के लिए जो करते हैं, उनका कर्तव्य अन्य देशों के बड़े बड़े अधिकारियों पदाधिकारियों के कर्तव्य से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा बड़ा है, महनीय है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।